नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और के न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे परीक्षा घपले के मास्टरमाइंड को लेकर। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। इस मामले में एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसटीएफ ने लाखों की नकदी भी बरामद कर ली है और इस मामले में एसटीएफ ने पर्चा लीक कराने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने पेपर लीक किया था। इसके एवज में उसे 60 लाख रुपए मिले थे। आयोग ने दिसंबर 2021 में 916 पदों के लिए विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं कराई थी और उसमें लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस मामले में आयोग का गोपनीय कार्य करने वाली आउटसोर्स कंपनी का कंप्यूटर प्रोग्रामर और आयोग से निष्कासित पूर्व पीआरडी कर्मचारी और कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और हाल ही में ऊधम सिंह नगर से पुलिस के जवान जो एएसपी का गनर है वो भी इस घटना में शामिल है। कंप्यूटर प्रोग्रामर ने ही पेपर लीक कर अन्य आरोपियों को उपलब्ध कराया था। खुलासे के अनुसार इसके एवज में उसे 60 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए थे और अब इस मामले में सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी ही सरकार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द भंग करने की बात कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा आज इसी को लेकर हम करेंगे। इसी पर परीक्षा घपले के मास्टरमाइंड आखिर कौन है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर। अब एसटीएफ ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए बरामद किए हैं। आयोग ने दिसंबर 2021 में 916 पदों के लिए विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं कराई थी। इसमें लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी। परिणाम आने के बाद कई छात्र संगठनों ने सवाल खड़े किए थे। कुछ दिन पहले बेरोजगार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सवाल ये है कि प्रदेश में परीक्षाओं के पेपर लीक और भर्ती घोटाले करने वाले लोगों पर आखिरकार लगाम कब लग पाएगी, जो इस प्रदेश की व्यवस्था को खराब करने में लगे हुए हैं। पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उस चीज को हमें अभी इन्वेस्टिगेशन में ले आना है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बताता हूं, जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था। हरिद्वार में जो है इसी एसटीएफ का द्वारा जो है वहाँ एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कांड की गई, उसमें हम जब जिले में तो हमने उसको इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हॉल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच के किया था, उसी माध्यम से हम पता करके हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन कर कि किस किस सेंटर में पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर उसी सेंटर में जो री एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके असलियत में जो वो सक्षम पा रहा है लड़का, उनको फ्यूचर को भविष्य पर ध्यान रखते हुए इस टाइप का कार्रवाई करते हैं। तो अभी इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उसमें अभी हम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में यूकेएसएससी भर्ती घोटाला चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें जो सुयोग्य बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ शॉर्टकट वाले और रिश्वत देने वाले लोग हमारी एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का रिदम कांग्रेस के कार्यालय में था। उसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तब उस घोटाले को पकड़ा गया था और अब फिर से एक ऐसा ही घोटाला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक घोटाला उत्तर प्रदेश के समय बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आया था, तब उसे निरस्त किया गया था। ऐसे में अगर इस तरह भ्रष्टाचार नई जनरेशन के साथ होता है तो इसे भंग कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है।
और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक घपलेबाजी का मामला एक के बाद एक गिरफ्तारियों के चलते लगातार बड़े स्तर के नेटवर्क तक पहुंचता जा रहा है। मामले की ताबड़तोड़ जांच कर रही एसटीएफ ने अब नैनीताल सीजेएम कोर्ट में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात महेंद्र चौहान को देर रात गिरफ्तार किया है, जबकि बीते दिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति कुमाऊं के एसपी का गनर था। वहीं भर्ती घोटाले पर की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसके पूरे परत खुल नहीं जाते। सारी चीजें उसकी पूरी परत जब तक खुलकर नहीं आएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी। आगे भी वहीं कांग्रेस भी अब भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का मानना है कि अभी कई ऐसे सफेद पोश भी इसमें लिप्त हैं, जिनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। अगर यह खुलासा हो जाता है तो बड़ी मछलियों के नाम से भी पर्दा उठ जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, जिनकी सरकार में खुद त्रिवेंद्र जी की सरकार में अव्यवस्था थी, तो लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। एक ये बहुत बड़ा रैकेट है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं और बीच में जितने बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, इसके तार जरूर सचिवालय से लेकर ब्रोकर तक और सफ़ेद पोश तक है। हम मांग करते हैं कि सरकार जिस तरह दुर्भावना से कांग्रेस पार्टी पे ईडी और सीबीआई लगाती है, तो इसकी भी सीबीआई अगर जांच करेगी तो कई सफ़ेद पोश और एक बड़ा रैकेट खुल के आएगा। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस ने कर दिया है और इससे जुड़े तारों को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी हुई है, पर सवाल अब ये उठता है कि भर्ती परीक्षा जैसी गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे कि अदने से कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक कर दिया। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के UKSSSC के मुख्यालय से ही क्यों निकले और उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ कैसे और कौन दिलाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम जबलपुर से बताते हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर जबलपुर से सामने आ रही है। एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग ने तांडव मचाया है और 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है और ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ये बड़ी खबर, जबलपुर में आग से 10 लोगों की जान गई है। हॉस्पिटल के 3रे फ्लोर में आग लगी। बताया जा रहा है कि हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा और मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। जबलपुर से बड़ी खबर, एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगी है। तो एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगी और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी तेजी के साथ यहां पर फैली। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते आग लग गई और 10 लोगों की यहां पर मौत हुई है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यह आग लगी है। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए यहां पर बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जबलपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मचा और 10 लोग इस आग का शिकार हुए हैं। 10 लोगों की मौत हुई है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग ने तांडव मचाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रही हैं और शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर
आग लगने की बात कही जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फिलहाल आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भीषण रही होगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं और एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगी। जबलपुर से खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई और आग लगने से 10 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से झुलसे बताए गए हैं। तो 10 लोगों की मौत। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग ने जमकर तांडव मचाया है। 10 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कड़ी मशक्कत यहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से यहां पर भीषण आग लगी थी और हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर में आग ने जमकर तांडव मचाया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है। तो हादसे पर मुख्यमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। जबलपुर से खबर है, एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगी है। तो फिलहाल जबलपुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से 10 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से झुलसे बताए जा रहे हैं। और न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग ने तांडव मचाया है। तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग ने जमकर तांडव मचाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। और अब सीधा आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां पर दूसरी गारंटी योजना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आने का सौभाग्य मिला। गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले हफ्ते गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा भाई हमारे अपनी जान गंवा बैठे, नकली शराब, जहरीली शराब पीने से। उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि 2 मिनट के लिए सब लोग खड़े होके 2 मिनट का मौन रखेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम शांति शांति। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सबकी आत्मा को शांति मिले। जिस दिन ये हादसा हुआ, अगले दिन जो लोग पीड़ित थे, अस्पताल में एडमिट थे, मैं उन सब लोगों से मिलने के लिए गया था। बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। उनसे बात करके बहुत दिल दुख हुआ और मुझे पता चला कि अभी तक शायद गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए। गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए। CR पाटिल साहब भी उन लोगों से मिलने के लिए नहीं गए। मैंने किसी बीजेपी वाले से पूछा कि ऐसा क्यों, आपके मुख्यमंत्री पाटिल साहब उनसे मिलने क्यों नहीं गए? तो वो बीजेपी वाला बोलता है कि इससे वोट पे असर नहीं पड़ेगा। हर चीज में वोट नहीं होता, इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज में वोट नहीं देखते।
तो आप सुन रहे थे यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। और अब वापस अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कि आखिर जो पेपर लीक होते हैं इनके जिम्मेदार कौन होते हैं, क्यों आखिर इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जोड़ने वाला है। सबसे पहले आपको हम रूबरू करवाते हैं उन लोगों से। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी जुड़ेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और मुकेश पांडे जी हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यूकेडी के प्रवक्ता सोमेश बुढ़ाकोटी जी भी आज हमारे साथ में जुड़ेंगे। और सबसे अहम हमारे साथ में आज वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी साहब भी जुड़ रहे हैं। शुरुआत आज हम वरिष्ठ पत्रकार सेठी साहब के साथ ही करते हैं। नमस्कार सेठी साहब, स्वागत है आपका के न्यूज पर। बताइए, आखिर घोटाले जो होते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है कि आखिर लूप होल इतना छोटा क्यों? अगर विभाग के भीतर के लोग ही इस तरह की घटनाओं में शामिल पाए जाने लगेंगे तो फिर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी कैसी सुरक्षा। सेठी साहब। गरिमा, वाकई ये बहुत ही चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ब्लॉट है पूरे उत्तराखंड के उन बेरोजगारों के ऊपर जिन बेरोजगारों ने अपने सपने संजोए हुए थे और जिन्होंने आस लगाई थी कि हमें किसी ना किसी तरीके से, हम जब भर्तियां खुलेंगी तो हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कोरोना काल से त्रस्त जो बेरोजगार बैठे हुए थे इस परीक्षा को देने के लिए, और जब उनको पता चला कि जैसे क्रिकेट में मैच पहले ही फिक्स होता है, ऐसे पहले ही भर्तियों के संबंध में पहले ही लेन देन हो चुका है, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है गरिमा, की जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं इस बात की मांग उठाई है कि ऐसे अधीनस्थ चयन बोर्ड को भंग कर देना ही उचित होगा, जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया। क्योंकि एक नहीं, इससे पहले वन दरोगा भर्ती और उससे पहले और भी 4-5 घोटाले इसमें हो चुके हैं। जब से इसका गठन हुआ है 2017 से लेके आज तक कोई भी कार्य इसका ऐसा नहीं रहा। रैंकर्स परीक्षा की भर्ती में हाई कोर्ट से इनको कड़ी फटकार पड़ी थी कि जिनके परीक्षा परिणाम बदल दिए गए थे अभ्यर्थियों के, उनको दोबारा उसके ऊपर रोक लगाई गई, हाई कोर्ट द्वारा स्टे किया गया। और फिर उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था बनी कि वो कैबिनेट मीटिंग में सरकार को उसको समाप्त ही करना पड़ा, इस व्यवस्था को, रैंकर भर्ती परीक्षा को जो था उसके चयन की परीक्षा को। तो ये अभी तक जो एसटीएफ ने खुलासा किया है और जितना कुछ इसमें से धन और जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, करीब लगभग 12 लोग पकड़े जा चुके हैं गरिमा, और तकरीबन 83 लाख रुपया बरामद हुआ है। तो ये पूरी बात इस बात को दर्शाता है, इस ओर इंगित करता है कि हम इसको छोटे तौर पर नहीं समझ सकते। और ये बात भी बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती कि ये इतना बड़ा घोटाला कोई इनके सिर पे, जो इनका कोई गार्जियन नहीं होगा, कोई बड़ा हाथ नहीं है, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और एसटीएफ अगर पूरी पारदर्शिता के साथ अगर इसकी जांच करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये बेनकाब होगा एक ऐसा घोटाला, जिससे कि प्रदेश के सामने एक साफ तस्वीर प्रस्तुत होगी और सरकार की छवि भी बिल्कुल प्रखर होगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, लेकिन सरकार की छवि तभी प्रखर हो पाएगी जब सही मायने में जो जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि अगर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की गिरफ्तारी होकर आप ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। असल में कि ये रैकेट जो है वो कहां से चल रहा है, उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ऐसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिन गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। सचिन जी, आपसे शुरू करते हैं। सचिन जी, आप बताइए, देखिए अभी आपके ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो है वो कहते हैं कि ऐसे दल को भंग कर देना चाहिए। आप एक और कहते हैं कि हमने तो जो जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार कर लिया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को गिरफ्तार करके आपको लगता है कि आप असल में बड़ी मछली तक पहुंच पाए हैं? क्योंकि ये लोग तो सिर्फ जरिया होते हैं, असल में ये बहुत ऊपर से काम चल रहा होता है और इसमें पिस रहे होते हैं बच्चे, वो लोग जो इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं। गरिमा जी, जहाँ तक बात है पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जो राय दी है वो निश्चित रूप से एक उनकी निजी राय है। और जो उन्हें लगा कि इस प्रकार की घटनाएं अगर बार बार हो रही है तो ऐसे आयोग को भंग कर देना चाहिए, ये उनकी निजी राय है। लेकिन सरकार का कहना इसमें इतना है कि सरकार के पास जब इसकी शिकायत है, सरकार ने जो इस मामले को एसटीएफ को दिया और एसटीएफ ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जो है जो एसटीएफ की जो टीम है उसने जो है इसमें धरपकड़ शुरू करी और एक लिंक तक जहां से जो है। सचिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
क्योंकि वो लोग लगातार इसके कंप्यूटर के ऑपरेटर के रूप में कि जो एसीपी के स्टाफ के अधिकारी हैं वो बिल्कुल जो है नीचे स्तर तक जो है इन्वॉल्व रहते हैं। इनकी पकड़ उस चीज तक होती है जहां पर जो है भारी व्यक्ति नहीं घुस पाता है। तो ऐसे में जो है इन लोगों तक जो है एसटीएफ की टीम पहुंची और एसटीएफ की टीम के माध्यम से जो है लगभग ये 11-12 जने ट्रेस हुआ है, पैसा भी ट्रेस आउट हुआ है। तो निश्चित रूप से एसटीएफ लगातार जो है इस पे अपनी नजर बनाए हुए है और जांच पड़ताल भी कर रही है। और अभी कल माननीय मुख्यमंत्री से भी कुछ बेरोजगार संगठन मिले, उस पर माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी साहब को जो है निर्देशित किया है यहाँ पर कि वह तत्काल जो है इस पे और जो है कड़ाई से जो है इसको जांच करें, ताकि जो है और जो भी लोग इसके अंदर दोषी हैं वो सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो सके और जल्द जो है वो पकड़ में आए पुलिस की। तो इसलिए सरकार पूरी जो है कर्मठता के साथ जो है चाहती है कि इसका जो खुलासा है और भी जो इसके अंदर चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो सामने आए। लेकिन कभी भी कोई बड़े नाम सामने नहीं आते। सचिन जी, सवाल ये है ना कि बड़े नाम सामने आते ही नहीं है, छोटे लोगों को पकड़कर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और असल में जो मेन होते हैं ना लोग वो बच जाते हैं। ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सचिन जी और आपकी पूरी बात सुनेंगे। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें कि आखिर पेपर लीक मामलों में इस तरह की चीजें क्यों होती हैं और क्यों प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वोकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और लगातार इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा घपले के जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट साहब जुड़े हुए। शिषपाल जी, अभी सुना बीजेपी के प्रवक्ता सचिन साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी ओर से एसटीएफ पे लगा दी गई है। आपको लगता है कि जांच ठीक तरह से हो पाएगी? जो मोटी मछली है असल में उस तक ये शिकंजा कस पाएंगे क्या? शिषपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, आप प्लीज अनम्यूट करें। देखिए गरिमा जी, जहां तक यूके एसएससी में भ्रष्टाचार का मामला है और उसमें उत्तराखंड एसटीएफ की जो कार्रवाई है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो है सरकार द्वारा जो है ये लीपापोती की एक कोशिश है। क्योंकि यूके एसएससी में आप देखिए जिस प्रकार से छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया, चाहे वो होमगार्ड के जवान हो या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, और अभी तक उन सफेद पोष लोगों तक और उन बड़े लोगों तक, बड़े अधिकारियों तक ये जांच नहीं पहुंची और मुझे लगता भी नहीं कि वहां तक पहुंचेगी। गरिमा जी, इसमें देखने की बात यह है कि जब यूके एसएससी में हम बड़े अधिकारियों को बहुत मोटी मोटी तनख्वाह उत्तराखंड सरकार दे रही है, उसके बाद भी आउटसोर्स कंपनी के द्वारा पेपर तैयार करवाया जा रहा है, उसको हायर किया जा रहा है, बाहर से पेपर लीक हो रहे हैं, अंदर से पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप इस गड़बड़ झाले को आप समझ सकते हैं कि और ये केवल एक जो कार्रवाई हो रही है। शिषपाल जी, तो तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और भी कई पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी राय हम लेते हैं। शिषपाल जी, आप प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो बेरोजगार
लगातार 5 साल या 8 साल लगातार परीक्षा की तैयारियां करके और एक नौकरी का सपना संजो रहे हैं, और यहाँ मैच फिक्सिंग चल रही है, यहाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं, यहाँ 15-15 लाख में आप देख रहे हैं पेपर बिक रहे हैं। तो किस प्रकार से यहाँ बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, किस प्रकार से बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिल रहा है इस प्रदेश के अंदर, ये इसकी एक बाइंडिंग और ये उदाहरण है। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं है, ये सामने जो आ रहा है आप देख रहे हैं, ये खुलासे हो रहे हैं, बिल्कुल डेली नई धरपकड़ हो रही है। लेकिन हमारा आज भी यही कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए, ना कि इस जांच को इधर उधर घुमाया जाए। और जब तक ये जांच, यानी जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी आप पूरे मामले की जांच से संतुष्ट नहीं हैं? गरिमा जी, हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जा रही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी उनके गिरबान तक एसटीएफ के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, सफेद पोस्ट लोगों के गिरबान तक एसटीएफ के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। और कैसे न्याय होगा? इसको सीधा सीबीआई को सौंपा जाए और इसमें सीबीआई जांच होगी, तब जाकर इसमें बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। और बेरोजगारों के जो सपनों को पलीता लगाया गया है उसमें मेरे ख्याल में कहीं फिर न्याय हो पाएगा। जी ठीक है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से मुकेश पांडे जी हैं। मुकेश जी, आपको लगता है कि पूरे मामले में जांच ठीक से हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिस उत्तराखंड की जनता रही है जो मेहनत से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। मुकेश जी प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सबसे पहले गर्मा जी आपको धन्यवाद देता हूं जो इस तरीके का विषय आपने उठाया, और हमारे सभी साथियों को नमस्कार। मैं सबसे पहले यूकेएसएससी जो भर्ती घोटाला हुआ है ये बहुत शर्मनाक है। हमारा प्रदेश इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बहुत सीधे लोग हैं हमारे यहाँ, जितने नौजवान हैं आज उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। 1,60,000 लोगों ने लगभग परीक्षाएं पास कर ली थी, और इसके पीछे गर्मा जी बहुत बड़ी साजिश है। इस पे केवल एसटीएफ बना लेने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, 10-11 लोगों की गिरफ्तारी हो जाने से ये चीजें खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए देखिए हमारी पार्टी तो वैसे भी इस तरीके के घोटाले हैं, हम लोग बहुत सख्त हैं इस चीजों में। हम चाहते हैं कि इसमें आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाइए, उसकी जानकारी में, उसके संरक्षण में सारी जांच हो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको कि इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम आगे आएंगे। अभी तो बहुत सी छोटे छोटे मछलियों को ये लीपा पोती हो रही है, इसको एडजस्ट करने वाली बात हो रही है। जिस दिन अगर इस स्तर की जांच होगी तो बहुत बड़े नाम आएंगे, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि ये लोग शामिल हैं। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? सरकार को ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर इतने ढीले इंतजाम क्यों कर दिए जाते हैं कि हालत जो है वो ये हो जाती है कि वो लोग जो बड़ी मेहनत से इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके हाथ निराशा लगती है। सोमेश बुराकोटी जी हमारे साथ में यूकेडी के प्रवक्ता हैं। सोमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, बीजेपी कहती है कि भाई हम तो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जो भी गलती करते हैं, जो भी जिम्मेदार पाए जाते हैं उन पर हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि हम एक्शन से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई से जांच कराई जाए। असल वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है असल? धन्यवाद गरिमा जी। अभी बीजेपी के साथी ने तो कह दिया, जो पूर्व में 3 बार विधायक रहे, त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे इस प्रदेश के, उनके बयान को उन्होंने कह दिया कि ये व्यक्तिगत राय है उनकी। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण आदमी की बात को आप कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय है। दूसरा गरिमा जी, मैं शायद पैनल में सबसे कम उम्र का हूँ शायद, तो जहां तक मेरा ज्ञान है मैं उतनी बात रखूंगा अपनी कि अगर 10वीं कक्षा का भी अगर पेपर होता है तो उसके पेपर को लाने के लिए केवल 10 मिनट का समय मिलता है। वो ब्लॉक से अगर पेपर आएगा या संबंधित विभाग से जहां से भी उस पेपर ने आना है, 10 मिनट का समय होता है, 10 से 15 मिनट का उस पेपर को आने में। बिल्कुल। अधीनस्थ सेवा चयन भी, जिसकी परीक्षा को पास करके अधिकारी बनेंगे बच्चे, बिल्कुल, अधिकारी वर्ग का जो पेपर है उसमें अगर धांधली हो रही है, उसका पेपर अगर लीक हो गया तो ये पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी और सब लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है इस प्रदेश में। ये बहुत गंभीर मामला है। और आप ये देखिए कि मैंने वही अभी उदाहरण दिया कि 10वीं क्लास के बच्चे का, और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, एक होमगार्ड में कार्यरत व्यक्ति, होमगार्ड का व्यक्ति और चतुर्थ कर्मचारी के जो लोग हैं,
कंप्यूटर ऑपरेटर जो लोग हैं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बोलिए। चतुर्थ वर्ग के जो लोग हैं, होमगार्ड वर्ग का जो आदमी है, आपने उसे आरोपी बना दिया। और मैं थोड़ा लाइन से हट के बात करूंगा। अगर उन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे ये काम किया है, अपने दिमाग से काम किया है, तो सरकार को तो उन लोगों को पुरस्कार देना चाहिए कि होमगार्ड लेवल का आदमी इतना दिमाग रखता है। जी। ये इसमें कई सारे और भी लोग लिप्त हैं। उन लोगों को, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक होमगार्ड अगर सबसे बड़ी परीक्षा, अधिकारी वर्ग की परीक्षा का पेपर लीक कर सकता है, तो आप सोचिए कि हमारे राज्य के बच्चों के भविष्य किन लोगों के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बोलिए जी। एक अभी मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के प्रवक्ता को ये मालूम होगा कि कितने पद इस बार आवंटित हुए थे और 2021-22 में कितने पद हुए, उस वक्त क्या घोटाला हुआ। आप ये देखिए कि एक बच्चा कम से कम 400 से 500 रुपए फीस देता है। हाँ। उस पेपर की, परीक्षा की। कम से कम अगर इसी एग्जाम का अगर हम लगाएं तो 1,90,000 बच्चों का आवेदन जो रहा, कम से कम 9 से 10 करोड़ रुपए का वो मामला है। बिना डीडी बनाए आप फॉर्म तक नहीं भर सकते, वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता बिना डीडी बनाए। दूसरी बात, उस परीक्षा को पास करने के लिए, उस परीक्षा तक जाने के लिए 2 से 2.5 साल तक वो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है। प्राइवेट कोचिंग वो लेगा, उसमें वो पैसा लगाएगा। पिताजी ने कर्जा निकाला होगा, माँ ने किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया होगा, और उसके बाद आपने उसके पूरे भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सेठी साहब के पास चलते, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सेठी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि इस पूरे उसको भंग किया जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने बोली है। हालांकि पार्टी जो है वो कह रही कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री, आपके पार्टी की ओर से रहा है और प्रदेश का मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं कि रहा है, वो अगर किसी चीज को कह रहा है तो उतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और सिर्फ उनके कहने पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो इसी तरह से दिखाई दे रहा है। भाई अगर इतने बड़े परीक्षा के पेपर इस तरह से अंदर के ही लोग लीक कर देंगे तो एक तो इन परीक्षाओं पर विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा, दूसरे जो जनता है, जो प्रदेश के लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथ क्या लगने वाला है, आखिर क्या देना क्या चाहते हैं। पहले ही बेरोजगारी इतनी चरम पर है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रवक्ता की या किसी विश्लेषक की इस बात को मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या राय दी है अपनी, लेकिन अगर एक कद्दावर नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने मतलब अपने दौरान 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है उन्होंने, और उन्होंने इस बात पर उंगली उठाई है कि इस बोर्ड के सार्थकता नहीं रह गई है चयन बोर्ड की और इसको भंग कर देना ही उचित होगा, तो मुझे लगता है कि इसको व्यक्तिगत राय की संज्ञा देना तो ये तो आप गले उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक घोटाला नहीं है ये। इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जो था उसका घोटाला हुआ था, उसके बाद वन दरोगा भर्ती हुई जो उसमें घोटाला हुआ, उसके बाद फॉरेस्टर जो LT एग्जामिनेशंस हुए उनमें घोटाला हुआ, और उसके बाद ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशन हुए वो फिर घोटाला हुआ 2020 में, और फिर UPCL और पिडकुल में ये जो घोटाले हुए ये पूरे चयन बोर्ड के द्वारा ही हुए, सबके सब हुए, और उसके बावजूद चयन बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो इतने वर्षों से वहां पे पदस्थ है, और उसको हटाने की बात छोड़कर अगर पार्टी के कोई प्रवक्ता उनकी पैरवी करें कि ये बोर्ड ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो मुझे इस बात पे हैरानगी है थोड़ी सी, क्योंकि अगर पारदर्शी तौर पर स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ओर बिल्कुल कठोरतम उन्होंने वार किया है भ्रष्टाचार के ऊपर, और ये कहा है कि हम किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जो डेलीगेशन उनके पास बेरोजगारों के गए और बाकी गए, उनके बातों को गंभीरता से लेते हुए उनका संज्ञान लिया उन्होंने, और इस बात की उन्होंने तत्काल आदेश दिए। STF के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं STF के अजय सिंह जी, उनका जो उन्होंने जिस तरीके से पूरी कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया वो काबिले तारीफ है, और इन सब बातों को दरकिनार करके हमें इस बात को कहने पे मुझे थोड़ी सी बहुत हैरानी हुई। मेरे साथी सोमेश बुढ़ाकोटी जी जो हैं बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, वो भी इस बात से अगर इत्तेफाक रखेंगे कि ये किसी नेता की व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती, ये राय ऐसी है कि राज्य हित में है। इतने सारे बेरोजगार आप हम सब लोग अगर किसी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और आपको यह पता चले कि परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक कर दिए गए हैं और कुछ
चिन्हित अभ्यर्थियों को दिए गए हैं पैसे लेकर और बड़ी रकम लेकर, तो आप बेरोजगारों के दिल पर क्या गुजरेगी? तो उनके बेरोजगारों का भी अपमान है, उनकी भावनाओं का भी अपमान है। तो मेरा यही कहना है कि इसको सरकार ने जिस तरीके से लिया है काबिल तारीफ है। बिल्कुल, हम सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सचिन गुप्ता जी। अपनी पुलिस को बिल्कुल, भाजपा की ओर से सचिन जी हैं। सचिन जी, अभी सुन लिया होगा आपने वरिष्ठ पत्रकार सेठी साहब को, कितने सारे घोटाले हैं जो चयन बोर्ड की जिनमें संलिप्तता पूरी तरह से पाई जाती है, और आप ही की पार्टी की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर बात कह रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि उस बात में वो व्यक्तिगत राय हो सकती है? भाई, ये कोई व्यक्तिगत मसला तो है नहीं। देश हित में अगर कोई बात कुछ कह रहे हैं तो उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और सिर्फ पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए जांच हो रही है कहकर। सचिन जी, सचिन जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। मेरा कहना यह है कि मैंने पहली लाइन में अपने कहा है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा जो उन्होंने बयान दिया है कि बयान सचिन जी, तो सचिन जी की आवाज जो है वो हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है तकनीकी खामी के चलते। सचिन जी के पास वापस लौटेंगे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी से शिषपाल जी हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। शिषपाल जी, राय कि अगर किसी आयोग के माध्यम से ये बार बार कोई चीज घटना सामने आ रही तो उसको भंग कर देती है, और सरकार की तरफ से स्टैंड ये कि सरकार ने उसका एसटीएफ गठन किया है, एसटीएफ के माध्यम से लगातार जांच हो रही है, गिरफ्तारियां की जा रही है। और अगर जो इसके बाद भी जो है अधिसूचित चयन आयोग जो है अगर कहीं जो है सुधार नहीं हो सकता है, इसमें गुंजाइश नहीं सकती है, या लगता है कि भविष्य में जो है इसको तो सरकार उस कर सकती है। सचिन जी की आवाज हम तक ठीक से आ नहीं रही है, तकनीकी खामी के चलते हम उनको ठीक से सुन नहीं पा रहे। सचिन जी, आपके पास वापस लौटेंगे, शिषपाल जी के पास चलते। शिषपाल जी, आप बताइए, जो सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उन पर ही उंगली उठने लगेगी तो फिर आखिर कैसे, मतलब उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? बताइए, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। शिषपाल जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए गरिमा जी, अब मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। शिषपाल जी, सवाल ये है कि देखिए, सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो अधिकारी हैं, अगर उन पर उंगली उठ रही है तो उनको आरोपी मानकर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप? भाई, ऐसे ही तो कोई चीज नहीं आ जाती जहां पर। देखिए देखिए गरिमा जी, जहां तक राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती में घोटाले का मामला है तो ये कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले विधानसभा के अंदर, आपको पता होगा, इस बार विधानसभा के अंदर उठाया, और विधानसभा से बाहर भी जिस दिन ये एसटीएफ का पर ये रिपोर्ट दर्ज कराया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सचिवालय का घेराव इस मामले को लेकर किया था। तो हम पुरजोर इसको विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह उठाते रहे इस भर्ती के घपले के मामले को, क्योंकि इसके पुख्ता प्रमाण पहले से सरकार ने इसमें रिपोर्ट करने में देरी की, एसटीएफ गठन करने में देरी की, और जबकि जो है बेरोजगार संगठन पहले से इसमें आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर आवाज उठा रही थी। तो आप देखिए, सरकार की ओर से लेट लतीफी और हिला हवाली सरकार के स्तर पे हुई, और अभी भी कांग्रेस पार्टी का मानना है, मैंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। यहाँ पर ये एसटीएफ की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बड़ी मछलियों तक और सफेद पोषों तक एसटीएफ के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरा गरिमा जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो त्रिवेंद्र रावत जी ने इसको यूकेएसएससी को भंग करने की मांग की है, तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करके क्या होगा? आप बेरोजगारों की जो उम्मीदें हैं उनको फिर क्या बिल्कुल धूसरित करेंगे, उनको मिटाना नहीं? लेकिन भंग करने के बाद दोबारा भी तो गठित की जा सकती है ना, वो अगर उनको लग रहा है कि इस बार यहाँ पर भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं। हाँ, करना कोई समाधान नहीं है। आप जिम्मेदार जो लोग हैं इसके लिए उनको पकड़िए, उनके गिरेबान तक आपके हाथ पहुंचने चाहिए एसटीएफ के। अब इसके भंग करने से कौन सा समाधान हो जाएगा? जो जिन लोगों की उम्मीदें हैं वो भी जो है बेचारे अंधेरे में चले जाएंगे। लेकिन शिषपाल जी, अगर ये जो समस्या आ गई है, भाई जो घोटाला हो गया है, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो देखना है कि आगे इस तरह की चीजें ना हो। भंग करने का मतलब है कि अगर इसको भंग किया जाता है तो दोबारा से गठन होगा, दोबारा से लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी जांच को जो है गुमराह करने के लिए, क्योंकि ये
इसकी जांच के हाथ इनके गिरबान तक पहुंचेंगे, ये जान रहे हैं। जांच को अगर प्रभावित करना होता तो 12 गिरफ्तारियां नहीं होती। और ये सीबीआई को, लेकिन वो तो एसटीएफ की जांच से भी संतुष्ट नहीं है। सीबीआई के लिए सिफारिश नहीं करती सरकार। मुख्यमंत्री से कहिए कि आज ही जो है सीबीआई जांच की सिफारिश करें, सीबीआई जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसटीएफ काम कर रही है और एसटीएफ मुकाम तक पहुंच रही है तो क्या ठीक है। सचिन जी के पास आते हैं, अभी सचिन जी की आवाज आ रही है। सचिन जी, शिषपाल जी अभी आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल सचिन जी को सुन लेते हैं। सचिन जी, आप कह रहे हैं कि भाई बस एसटीएफ जांच करिए, एसटीएफ की जांच पर तो वैसे ही विश्वास उत्तराखंड की आपके प्रदेश की जनता नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है क्या ही कहा जाए इसको। और रही बात सिलेक्शन बोर्ड को भंग करने को लेकर, शिषपाल जी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तक 6 घोटाले हो चुके हैं सिलेक्शन बोर्ड की, जिनमें पूरी तरह से संलिप्तता रही है, और एक नहीं है ये, इसकी संख्या 6 है। तो ऐसे में तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है ना, क्यों आप उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे? गरिमा जी, बड़े अधिकारी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है शिषपाल जी, अभी सचिन जी को सुनते हैं ना, शिषपाल जी सचिन जी को सुनते हैं ना, उनसे जवाब लेते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। सचिन जी बोलिए। हाँ गरिमा जी, हाँ। अगर जो है मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि कोई गाड़ी चलाते हुए किसी ड्राइवर से दुर्घटना हो जाती है तो क्या गाड़ी चलानी बंद हो जाती है? ठीक है, या गाड़ी चलाने छोड़ दी जाती है, चलाई जाती है, लेकिन ये देखा जाता है कि क्या उसके अंदर कोई मरम्मत की गुंजाइश है, अगर मरम्मत की गुंजाइश नहीं तो गाड़ी बदली जाती है। तो अभी वर्तमान में एसटीएफ ने जो है, एसटीएफ जो जांच कर रही है, एसटीएफ अपनी सही जो है, जो उसकी जांच है वो सही दिशा पे चल रही है, और एसटीएफ के बड़े अधिकारी ये डिसाइड कौन करता है? खुद ही सब डिसाइड कर लेना है। ठीक है जी, है ना। और दूसरा जो है अगर जो है एसटीएफ के माध्यम से जो है जो गिरफ्तारी हुई है, ये विषय नहीं है कि वो कर्मचारी छोटा था या बड़ा था, ये है कि वो दोषी था या नहीं था। अगर वो दोषी था तो उसको पकड़ा नहीं, लेकिन ऐसा कैसी बातें आप कर रहे हैं सचिन जी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मतलब किसी को भी पकड़ के जिम्मेदार आरोपी बना दो, उसके बाद जो असल में जो रैकेट चल रहा है वो बच जाए, जो असल में रैकेट चल रहा है उसको बचा दो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा ना। सेठी साहब कुछ कह रहे हैं, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद आपको सुनते हैं। सेठी साहब। हाँ गरिमा जी, सचिन जी कह रहे हैं कि देखिए उनसे ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते वक्त किसी से दुर्घटना नहीं होती, टक्कर नहीं होती। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा सचिन जी से ये कहना है, मैं सचिन जी को काफी पिछले 20 वर्षों से जानता हूं और ये गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाते हैं। इनसे पूछिए कि क्या मतलब कोई ऐसा चालक देखा है जिसने 6 बार टक्कर मारी और उसका लाइसेंस निरस्त ना हुआ? एग्जैक्टली हद कर दी। सचिन जी पैरवी कीजिए तो इस लेवल की कीजिए कि मजा तो आए। अब आप कह रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं तो टक्कर तो होगी। एक ही ड्राइवर से अगर 6 बार टक्कर हो चुकी है तो उसके बावजूद उसका लाइसेंस जब्त नहीं किया जा रहा, तो आप ये बताइए, तो इसका मतलब आरटीओ विभाग की मिलीभगत है? नहीं, लेकिन कार्रवाई भी किस तरह की जा रही है ना, हम तो यही कह रहे हैं ना कि कार्रवाई किस तरह की जा रही है। भाई क्यों भंग करने को लेकर समस्या इतनी ज्यादा आ गई आपको? हमेशा जो है जांच जब चलती है तो जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें। और अगर जांच पर विश्वास न करे आपके प्रदेश की जनता, अगर जांच में जो है बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हुए, बड़े अधिकारी भी सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसकी भी गिरफ्तारी होगी। और आवश्यकता पड़ी तो जैसा जो है आप कह रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और उच्च अधिकारियों की जो है जांच कमेटी इसमें बनाई जाएगी। लेकिन जो वर्तमान की जो जांच है वो सरकार की तरफ से उसकी सराहना होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो, इसके लिए भी जो है सरकार जो है आगे के लिए जो है ठोस कदम उठाने जा रही है। इसलिए विपक्ष को जो है इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सीधा एसटीएफ से सीधा सीबीआई की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल सीबीआई जांच की भी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार कराने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन वर्तमान में एसटीएफ की जांच से जो है दिशा सही चल रही है, इससे कार्य आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सोमेश जी कुछ कह रहे हैं, सोमेश जी बताइए। धन्यवाद गरिमा जी। मैं ये कह रहा था कि अभी सचिन जी कह रहे थे कि वो बस वाला जो उदाहरण दे रहे थे, सचिन जी भगवान ना करे अगर उस बस में आपका भाई और आपका बेटा बैठा हो और फिर दुर्घटना हो जाए बस की, तो फिर क्या करेंगे आप? ये बच्चों के भविष्य का मामला है, ये मेरे भाई मेरी बहनों के भविष्य का मामला है। ये बहुत मैं आपको सुना, बहुत अच्छे वक्ता है, श्रोता भी तो अच्छे बनिए। लेकिन आप मुझे सुनो ना, आप मुझे सवाल करें तो जवाब भी लेते रहिए। आप क्या नहीं, मैंने सुना आपको ना, आपका टर्न खत्म हो गया, आधे मिनट। ठीक है, उनको सुन लीजिए, उसके बाद सचिन जी आप कह लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। आप बोलिएगा, आप पे तो हाँ, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं। बोलिए सोमेश जी आप। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आपने उन्हें आरोपी कह दिया, जो 6-7 लोग पकड़े गए हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है सचिन जी, आपने उन्हें सीधा आरोपी कह दिया। और मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर होमगार्ड के उस बंदे ने, उस कंप्यूटर चलाने वाले ने इतना बड़ा कांड किया है,
तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और उन लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए जो उस लेवल पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उनको तो बड़े लेवल पे हमारी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिकारी बनाना चाहिए उन्हें। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि आरोपी पकड़े गए। एक 10वीं कक्षा के एग्जाम के लिए जब इतनी पाबंदियां होती हैं, सबसे बड़ा वो पेपर है राज्य का, देश का, उसमें इतनी बड़ी धांधली हो गई और आप उसे इतने इजी गोइंग तरीके से कह रहे हैं। सचिन जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आपकी जिम्मेदारी है, आप व्यक्तिगत मत लीजिए। ठीक है, ठीक है। हम आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, आपकी सरकार को कह रहे हैं, आपके सिस्टम को कह रहे हैं। ठीक है, यानी जांच से संतुष्ट आप भी नजर नहीं आते, जांच से संतुष्ट आप भी नजर नहीं आते। उन बच्चों के परिवार के लोगों ने भी आपको चुना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रदेश की जनता, बिल्कुल बिल्कुल सोमेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अहम है प्रदेश की जनता का अगर आप भविष्य। पार्टी को बचाने से हटकर अगर आप सोचेंगे ना, तो सारी चीजें यही डिबेट में ठीक हो जाएंगी। ठीक है, 2 मिनट के लिए केवल। ठीक है सोमेश जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए प्रदेश की जनता के हित की बात करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जो भी जिम्मेदार हो, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, कहीं से भी हो, उन तक सजा जो है वो ठीक तरह से होनी चाहिए उनको। सेठी साहब हमारे साथ में लगातार बने। सेठी साहब, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि एसटीएफ की जांच से हम संतुष्ट नहीं है, हमको विश्वास नहीं है कि मोटी मछली तक असल में हाथ इनका जाएगा, असल में वो पकड़ में आएंगे। और बीजेपी भी लगातार कह रही है कि एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ पर इतना भरोसा और सीबीआई की जांच से इतना डर क्यों है आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ये डर लगता है कि सीबीआई की जांच होगी तो सफेदपोश पकड़ में आ जाएंगे जिनका सीधा संपर्क सत्ता से है? कहीं ऐसा तो नहीं है? इसका जवाब हालांकि हम सचिन जैसे भी लेंगे, लेकिन पहले सेठी साहब। बिल्कुल ठीक, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि सीबीआई जांच में फिर कुछ भी हाथ में नहीं रह जाएगा कि जो सरकार के कंट्रोल में होता है। और हालांकि मुझे बिल्कुल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नियत पे कोई भी किसी तरीके का संदेह नहीं है। वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके पे, अगर उनको ऐसा होता तो ये पूरा राज्य एसटीएफ या पुलिस जो है वो सरकार के अधीन है, इस पूरे मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने पूरा इसका जो भंडाफोड़ हुआ और पूरा जो खुलासा किया, उससे स्पष्ट हो गया कि वो किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं चाहते। तो अगर विपक्ष की मांग उठ रही है या सत्ता पक्ष के ही कुछ अन्य नेताओं की मांग उठ रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुझे लगता है कि इससे सीबीआई जांच से परहेज इसलिए नहीं होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि और कितनी बड़ी मछलियां हैं जिनके संपर्क, क्योंकि एक होमगार्ड छोटा या 2-4 कर्मचारी या उपनल में तैनात कुछ कनिष्ठ लिपिक या हाई कोर्ट में तैनात कोई कनिष्ठ लिपिक पकड़े जाने से इसका पर्दाफाश नहीं हो जाता कि ये घोटाला यहीं तक सीमित था। इसकी जड़ें कहां तक हैं? मुझे लगता है कि सीबीआई जांच से बहुत कुछ साफ हो जाएगा और इससे परहेज नहीं करनी चाहिए। और खुले हृदय से सचिन जी को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी बताइए, क्यों डर है भाई सीबीआई जांच से? एसटीएफ के सहारे क्यों चलना है? क्योंकि इसके पहले अभी कुछ घोटाले हुए थे, मुझे अच्छे से याद है। इसमें जब घोटालों की जांच करने के लिए भी अगर आप अपने ही आदमियों को लगा देंगे तो फिर कैसे विश्वास होगा ना? क्योंकि जब अपने ही हैं सब जगह, तो सीबीआई जांच से इतना डर क्यों? को सीबीआई जांच से, सीबीसीआईडी जांच से, किसी भी अन्य जांच से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरकार को अपने अधिकारियों पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। अरे अधिकारी आप सरकार के अधिकारियों की बात कर रहे हैं। हमने देखा ना कि इसमें एसएसपी के साथी का नाम सामने आया है, एसएसपी के साथी का नाम सामने आया। आप मुझे एक बात बताइए, पुलिस के जवान भी घटना में शामिल हैं। हम अधिकारी नहीं कह रहे हैं, जो सेवक हैं जो भी हैं, पुलिस के जवान घटना में, एएसपी का गनर घटना में शामिल है। तो ये सारे तो बड़े लोग हो गए ना, और इनके ऊपर भी कुछ लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं, इनके ऊपर भी लोग होंगे। उन तक क्यों पहुंचना नहीं है? एसटीएफ जो है सरकार की एजेंसी हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार है। और जिस प्रकार से एसटीएफ काम कर रही है, आप खुद देख रहे हैं कि 12 जो है, चाहे वो 12 कर्मचारी, हम बार-बार एक बार विपक्षी में समझ नहीं पा रहा हूँ कि विपक्ष बार-बार कह रही है, और अभी बरोकोटी जी ने भी बड़े जोर देके कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को जो है सरकार में भर्ती कर देना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष के जो साइबर क्राइम होते हैं ना, वो 18 से 19 वर्ष के आयु के नवयुवक ही करते हैं। तो अब केवल उनको इसलिए छोड़ दिया जाए या उनको इसलिए उनकी बढ़ावा दिया जाए कि उन्हें कम उम्र में इतने बड़े तंज कस रहे हैं। सचिन जी, वो तंज कस रहे हैं, आप कम से कम इतना तो समझिए। ये भी नहीं तो तंज कस रहे हैं, तो ये भी देखो ना कि छोटा कर्मचारी हो, लेकिन छोटे कर्मचारी ने गलती बहुत बड़ी करी है। छोटे कर्मचारी ने गलती की? अरे आप इस बात पर भी ठीक है, आप कह रहे हैं छोटे कर्मचारी, यानी आप सचिन जी आप सचिन जी मेरी सुन लीजिए सचिन जी।
सचिन जी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप कह रहे हैं छोटे कर्मचारियों ने कर दिया, आप यानी इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है छोटे कर्मचारी, हम तो इस पर भी सवाल उठाएंगे ना, इतनी बड़ी परीक्षा छोटे से कर्मचारी अगर ये कर सकते हैं तो आप सोचिए फिर कितना आसान हो गया ये तो परीक्षाओं में घपलेबाजी करना, ये भी तो सवाल है ना। देखिए ये जांच का विषय है कि छोटे कर्मचारी जो वहां पर रहता है, जो 24 घंटे वहां पे जिसका आवागमन रहता है, उसने किस प्रकार से जो है इसकी चोरी करी या किस प्रकार से जो है वो तथ्य वहां से निकाले, ये भी एक जांच का विषय है और इसी को सुधारने की आवश्यकता है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से बार बार जो ये विषय आ रहा है कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है उसके बिंदु तक भी जो है पहुंचने का सरकार प्रयास करेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो दोबारा। नहीं, भविष्य में घटना ना हो। सचिन जी घटना ना हो ये तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला प्रदेश विपक्षी आपके कहने लगे, अब तो प्रदेश की जनता ने भी घोटाला प्रदेश कहना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि प्रदेश की छवि के बारे में तो कम से कम सोच लें? अगर घोटालों पर रोक नहीं लगी तो देश में आपके प्रदेश की छवि किस तरह से धूमिल हो रही है, इसका अंदाजा है आपको? का गठन किया, सरकार जो है उसके लिए बिल्कुल जांच उसकी तेजी से चल रही है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो है दोबारा इस तरह की घटना ना घटे, अगर कोई घटना सामने आती है तो उसका सुधारीकरण होना चाहिए या जो है ठीक है। यानी ये रटे रटाए जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरी हर डिबेट में देने लगे हैं कि भाई हमने तो जांच बिठा दी है और हमने हमारी ओर से जो काम हो सकता था वो हमने कर लिया। अगर जांच सही दिशा में ना चल रहा हो तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होता। जांच भी चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, उसके बावजूद भी अगर ठीक है। अरे हमने कब कहा गिरफ्तारी नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप असल लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, कभी बड़े लोग क्यों नहीं पकड़े जाते, हमेशा छोटे लोगों को पकड़कर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को पकड़कर आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा कोई वो कर दिया। अभी तो जांच चल रही है, अभी तो जांच बंद नहीं हुई है। ठीक है। शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको जोड़े थे जल्दी से। शीशपाल जी वक्त कम है, जल्दी बोलिएगा। देखिए गरिमा जी, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एसटीएफ की कार्रवाई ये सिद्ध करती है कि वहां पर घपले हो रहे थे, सिद्ध है कि भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब ये सिद्ध हो गया और एसटीएफ का गठन इसलिए किया गया कि सरकार के नियंत्रण में ये जांच रहे, अगर ये निष्पक्ष है, ये सिद्ध हो जाएगा। हम तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अगर पाक साफ हैं तो सीबीआई जांच की आज सिफारिश कर दे। क्यों बच रहे हैं, क्यों भागना चाहते हैं? हम तो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिन बेरोजगारों ने लगातार 5 साल 8 साल 10 साल से तैयारियां की है कंपटीशन की, उनको न्याय मिल सके। ठीक है, यानी आप भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो लगातार भागती हुई नजर आई। सेठी साहब से आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से हम चाहेंगे। सेठी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदेश के हित के बारे में मुझे लगता है, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों से हटकर हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। हम चाहते हैं प्रदेश का हित हो, वो कोई भी प्रदेश हो। घोटाला प्रदेश कहा जाने लगा है उत्तराखंड को, क्यों आखिर मामलों में जांच जो है ठीक से नहीं होती, क्यों आखिर घोटालों पर लगाम नहीं लग रही है? क्या ये गलती कर रहे हैं? देश में छवि खराब हो रही है उत्तराखंड की? जल्दी से प्रतिक्रिया आपकी। देखिए गरिमा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश में उतना भ्रष्टाचार नहीं है जितना उत्तराखंड में है, तो हमें अपने अंदर इसका आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, यहाँ ऐसा क्या चरागाह मिला हुआ है अधिकारियों को, नेताओं को, जिससे कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। और इस भ्रष्टाचार पर अगर सीधे तौर पर रोक ना लगी तो आने वाले कुछ वर्षों में हमारा पर्यटन तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन इस प्रदेश का विकास भी प्रभावित होगा। हमें उस दृष्टि से देखा जाएगा कि ये भ्रष्ट प्रदेश के तौर पर देखा जाएगा, जबकि यहाँ सब कुछ है, पर्यटन भी है, तीर्थाटन भी है, धर्माटन भी है। तो इस प्रदेश की छवि को सुधारने के लिए सरकार को और कठोर कदम उठाने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हम लगातार यही चाहते हैं कि जो घपलेबाज हैं, जो घोटालेबाज हैं, उन तक असल में लगाम सरकार की ओर से कसी जाए। जो जांच है उसमें असल घपलेबाज पकड़े जा सके, ताकि प्रदेश की जनता के हित में फैसले सामने आए और वो परीक्षार्थी जो बड़ी मेहनत के साथ में इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके हाथों में निराशा न लगे। देवभूमि के दंगल में आज मेरे साथ बस उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कर्ता